आज का पाठ्य भारत में लौह की प्राचीनता पर आधारित है। मानव की तकनीकी प्रगति के इतिहास में लौह धातु के सर्वप्रथम शोधन की घटना का अत्यधिक महत्व है। लोहे का ज्ञान की सीमा में कब प्रविष्ट हुआ? मॉर्टिमर व्हीलर ने कालांतर में भारत में लोहे के प्रचलन का गौरव ईरान के शाखामनी शासकों को दिया। यह प्रतिपादित किया गया कि उत्तरी पश्चिमी भारत में लोहे के प्रयोग का आरंभ ईरान के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। 20वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरातात्विक अन्वेषण उत्खनन हुए हैं, उनसे लोहे की प्राचीनता के संबंध में जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि आर्य भाषा भाषी लोग इस देश में लौह और अश्व के साथ आए, किंतु ऋग्वेद के आंतरिक साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक आर्य को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसे विद्वानों ने लोहा समझा। यह लोहे का पर्याय न होकर धातु के समान अर्थ में प्रयुक्त हुआ। उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों में लोहित अयस और कृष्ण अयस का शब्द मिलता है, जिनमें लोहित से तात्पर्य तांबे या कांसे से है और कृष्ण से लोहे से। भारत में लोहे की प्राचीनता, प्रसार और कालक्रम का विवेचन करते समय साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों का भी सहारा लिया जा सकता है। भारत में लोहे के प्रचलन वाले प्रारंभिक क्षेत्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश पुरास्थल लोहे के खानों के समवर्ती क्षेत्रों में थे। प्राचीन काल में गांगेय क्षेत्र के मैदानी भाग में भी लौह धातु शोधन के साक्ष्य धातुमल के रूप में मिले हैं। भारत की ऊपरी गंगा घाटी एवं दोआब, पूर्वी भारत, मध्य भारत तथा दक्कन और दक्षिण भारत के इन 4 क्षेत्रों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों की समीक्षा का प्रयास किया जा रहा है। 20वीं सदी के 3 दशक पहले उत्तरी काले उपदान भांडों के साथ लोहे के उपकरण प्रायः सभी पुरास्थलों से प्राप्त हुए थे, जिनकी तिथि 600 ईसा पूर्व निर्धारित की। आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, ऐशत्र आदि पुरास्थलों से भी ये लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रारंभ में लौह धातु का प्रयोग अस्त्र शस्त्र के निर्माण के लिए मुख्यतः किया जाता था। गंगा घाटी में नगरीय क्रांति के पीछे लौह तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में लोहे के प्रचलन के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 3 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम उपकाल 1200 से 1000 ईसा पूर्व, जब लौह उपकरण अत्यल्प मात्रा में थे। द्वितीय उपकाल 1000 से 800 ईसा पूर्व। इस काल में लोहे के न केवल पर्याप्त उपकरण मिलते हैं, बल्कि गांगेय क्षेत्र के संपूर्ण विस्तृत भूभाग पर ये प्राप्त होते हैं। तृतीय उपकाल 800 से 500 ईसा पूर्व। इस उपकाल में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में लौह उपकरण मिलने लगे। दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों के उत्खनन से लोहे के उपकरण मिलते रहे। लगभग 33 प्रकार के लोहे के उपकरणों का निर्माण दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति के लोग करते थे। चिपटी, कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, गैती, हसिया, बसुले, छेनी, भाला, तलवार, कटार, बाणफलकों, चाकुओं, तिपाइयों, त्रिशूल तथा घोड़े की लगाम और दीपक स्टैंड मिलते हैं। तृतीय की गणना होती है। प्रारंभ में दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति की प्राचीनता के संबंध में विभिन्न मत व्यक्त किए गए। मॉर्टिमर व्हीलर ने इस संस्कृति की प्राचीनतम सीमा रेखा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित की। दक्षिण भारत के लोग को उत्तर भारत के संपर्क के फलस्वरूप लौह तकनीक की जानकारी हुई। इस संस्कृति की प्राचीनतम सीमा रेखा 1000 ईसा पूर्व के आसपास खींची जा सकती है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित हल्लूर नामक पुरा स्थल के बृहद पाषाणिक स्तरों से जो रेडियो कार्बन तिथि है, उनसे ज्ञात होता है कि बृहद पाषाणिक संस्कृति का कालक्रम 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। तमिलनाडु के पय्यमपल्ली नामक पुरा स्थल से संबंधित रेडियो कार्बन तिथि बृहद पाषाणिक संस्कृति का समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित है। इस प्रकार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आ चुकी थी और उसके साथ लौह तकनीक का प्रचलन भी प्रारंभ हो चुका था। इसी के साथ आज का पाठ अब समाप्त हुआ।